हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। ये लेक्चर है AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के ऊपर। ये लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर ऑल CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। वैसे तो ये लेक्चर इज अ पार्ट ऑफ माय रेगुलर कोर्स बैच, बट ये लेक्चर मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। प्रीवियसली प्लानिंग ये था कि मैं लेक्चर ये लाइव लूंगा, बट बिकॉज ऑफ द पावर कट मैं ये लाइव लेक्चर नहीं ले पाया, तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इसको अपलोड करूंगा यूट्यूब पे। अच्छा, मैं क्योंकि ये यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहा हूँ तो इसके जो नोट्स हैं, जैसे आपके सामने ये नोट्स दिख रहे हैं, और अगर इसका चार्ट AS24 का जो चार्ट, मेरा जो चार्ट बुक आता है उसका जो AS24 का जो चार्ट है, आप दोनों चीजें इसी लेक्चर यूट्यूब में दिए हुए इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा वापस आते हैं। ये लेक्चर सबके लिए है, चाहे जितने भी मेरे रेगुलर कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे मेरे ये फास्ट ट्रैक बैच के स्टूडेंट्स हैं, चाहे CA फाइनल ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में भी AS24 लगता है। सो दिस लेक्चर इज अवेलेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, स्पेशली CA इंटर के रेगुलर कोर्स एंड फास्ट ट्रैक। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉमन लेक्चर है। ठीक है, अच्छा, AS24 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि हमेशा से जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, इंस्टीट्यूट के द्वारा भी और स्टूडेंट्स के द्वारा भी, और मैं यूं कहूंगा कि टीचर्स के द्वारा भी, कभी कभार तो मेरे द्वारा भी। मैं इसमें कुछ मुझे कोई शर्म नहीं आती ये बोलने में, बट यस, होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको इंस्टीट्यूट पूछना ही पसंद नहीं करता। ठीक है ना, उनमें से ये AS24 है। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम सोच के कुछ और जाते हैं एग्जाम में और होता कुछ और है। AS24 यस आज तक नहीं पूछा गया, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कभी भी ऐसा अगर हो गया कि AS24 आ गया तो 5 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। और ये इतना इजी है, बस बात ये है कि इसका रेलेवेंस बहुत कम है इतना इजी कि अगर इसका क्वेश्चन आया तो आपके 5 मार्क्स बहुत ही आसानी से आप गेन कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 का नाम क्या है? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, अब वर्ड क्या है? डिसकंटिन्यूइंग। इंड एस में इसका स्टैंडर्ड है इंड AS 105। ठीक है, और वहां पर उसका पूरा नाम तो वैसे नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है। आप बोलोगे सर आप इंड AS की बात क्यों कर रहे हो? मैं जस्ट बता रहा हूं कि IFRS इंड AS में वहां पर वर्ड यूज होता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। मतलब अगर आप अपना कोई रनिंग बिजनेस, कोई ऑपरेशन बंद कर चुके हो तो उसके बारे में चर्चा, उसका डिस्क्लोजर। जबकि यहां पर वर्ड क्या है? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। मतलब आपने अगर प्लान भी कर लिया, अगर आपने प्लान कर लिया कि मुझे अपने किसी पर्टिकुलर बिजनेस को बंद करना है, मुझे अपने किसी एक यूनिट को बंद करना है, और आपने प्लान कर लिया ना, आप उसको कैटेगरी में ले आओगे। कौन सी कैटेगरी? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की कैटेगरी में। और हो सकता है बंद करते 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 करते, उसको सेल करते 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 3 इयर्स लग जाए, तो 3 साल तक लगातार आप उसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की कैटेगरी में दिखा दिखा के आप उसके प्रेजेंटेशन अलग से डिस्क्लोज करेंगे, उसके अलग से डिस्क्लोजर्स देंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड में हमें क्या समझाया गया है? पहले तो ये समझाया गया है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन किसको कहते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए, कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि यार कौन सी चीज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मानी जाती है, कौन सी चीज नहीं मानी जाती है। तो पहले तो यह समझाया गया कि ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है, इसमें कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी चीजें नहीं आती हैं। फिर यह बताया गया है कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अगर कोई है आपका, ठीक है ना, तो आप उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, जो कि आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं और कहां कहां पर डिस्क्लोजर्स देने हैं। मतलब ये कि इस स्टैंडर्ड में कोई कैलकुलेशंस नहीं है, ये कोई प्रैक्टिकल AS प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं है। प्रैक्टिकल मतलब कैलकुलेशन बेस्ड प्रैक्टिकल।
वैसे इसका रियल लाइफ में प्रैक्टिकेबिलिटी बहुत हो सकता है। कोई भी एंटिटी जो अपना एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट बंद कर रही है वो इसको अप्लाई जरूर करेगी, ठीक है। तो ये एक डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस अगर हम कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन के रिगार्डिंग आपको क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने चाहिए। आइए एक एक करके चीजों को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस स्टैंडर्ड का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इज डेफिनेशन सॉरी विच इज डेफिनेशन ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। क्या लिखा है मैं फिर से बता दूं, जो नोट्स हैं वो इस वीडियो के, अगर आप ये YouTube पे देख रहे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो मेरे स्टूडेंट हैं फास्ट ट्रैक रेगुलर के, उनके पास तो बुक में ही इनको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, नोट्स हो सकता है ये लेक्चर आप जिस टाइम पे देख रहे हो सकता है आपको जो बुक मिला हो, मैं रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच स्टूडेंट के साथ बोल रहा हूं, हो सकता है आपको मेरा ट्रम्प का बुक मिला हो, उसमें हो सकता है कलरिंग कुछ और हो, उस पर मत जाना। पूरा टॉपिक एक जैसा है, कंटेंट सेम है, सिर्फ हो सकता है मेरी जो बुक्स हर बार प्रिंटिंग बदलती रहती है तो कलरिंग हो सकता है चेंज हो। AS24 इज एप्लीकेबल टू ऑल डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है, ऑल डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है? अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अ कंपोनेंट ऑफ एन इंटरप्राइज। कंपोनेंट, एक सेपरेट कंपोनेंट। अच्छा, अब यहां पर आप कंपोनेंट को ऐसे मत लेना कि जो हम AS10 में पढ़ते हैं ना कि डेप्रिसिएशन लगता है पीपीई के हर कंपोनेंट वाइज, तो वो पीपीई का हर कंपोनेंट होता है। पर वहां पर भी हमने क्या बोला था, कंपोनेंट मतलब पीपीई का कंपोनेंट मतलब जिसकी अलग एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है और यूजफुल लाइफ है, डिफरेंट यूजफुल लाइफ है। यहां इंटरप्राइज का कंपोनेंट क्या, दैट द इंटरप्राइज परसुएंट टू अ सिंगल प्लान is disposing of substantially in its entirety। एक ऐसा कंपोनेंट जिसको एंटिटी एज अ सिंगल प्लान, एंटिटी ने डिसाइड कर लिया कि हम इस पूरे कंपोनेंट को वन शॉट में सेल कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ करने का विचार कर रहे हैं। सच एज बाय सेलिंग द कंपोनेंट इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, बाय डीमर्जर और स्पिन ऑफ। डीमर्जर और स्पिन ऑफ एक ही चीज होती है। स्पिन ऑफ मतलब एक डीमर्जर का दूसरा नाम, स्पिन ऑफ मतलब अपने किसी यूनिट को अपने आप से अलग करके उसको दूसरी कंपनी में क्रिएट करना। अब यहां पर आप बोलोगे सर एक कंपोनेंट मतलब क्या? कंपोनेंट मतलब अगर एक एंटिटी मान लीजिए अलग अलग एरियाज ऑफ बिजनेस में है, अलग अलग एरियाज ऑफ ऑपरेशन में है, एक एंटिटी अलग अलग एरियाज ऑफ बिजनेस में है, एरियाज ऑफ ऑपरेशन में है। फॉर एग्जाम्पल द वन इज steel business, the other one is automobile business, and suppose the automobile business is a different component, the steel business is a different component। अब वो ऑटोमोबाइल बिजनेस को डिस्पोज ऑफ कर रही है। हमने डिसाइड किया कि हम पूरा ऑटोमोबाइल बिजनेस, हमारी उसकी जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी हमारी फैक्ट्रीज है ऑल ओवर इंडिया, जितने भी हमारे वेयर हाउसेज हैं, वी आर सेलिंग इट इंटायरटी इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। मतलब हम किसी दूसरी कंपनी को सेल कर रहे हैं, हम मारुति को सेल कर रहे हैं, अपना पूरा ऑटोमोबाइल का सेक्टर, उसमें सारे वेयर हाउसेस आ जाएंगे, उसमें हमारे सारे फैक्ट्रीज आ जाएंगे, एवरीथिंग विल बी देयर, सब कुछ हम उसको सेल कर रहे हैं। या फिर हम उसको अपनी कंपनी से निकालकर हम उसको डीमर्ज कर रहे हैं दूसरी कंपनी में। मतलब डीमर्जर मतलब क्या होता है? डीमर्जर का मतलब ये होता है कि जब आपके पास दो बिजनेस चल रहे, दो में से एक बिजनेस आप अपनी कंपनी से हटाकर उसको नई कंपनी में डाल रहे हो। ये डीमर्जर वर्ड तब यूज होता है जब जनरली फैमिली के डिस्प्यूट होते हैं। फैमिली में जब डिस्प्यूट्स होते हैं, फैमिली में जब डिस्प्यूट्स होते हैं मतलब जैसे आपने एक बहुत ही बड़ा डिस्प्यूट सुना होगा हमारे इंडिया का, अंबानी फैमिली का। दो भाई आप साथ में काम कर रहे थे, जैसे ही उनके पिताजी चले गए इस दुनिया से, उसके बाद कुछ टाइम बाद दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा हुआ और छोटे भाई ने बोला कि मुझे अलग करो। तो बड़े भाई ने अपने पूरे ग्रुप ऑफ बिजनेस में से उनको कुछ यूनिट, कुछ बिजनेसेस निकाल के दे दिए, उनके लिए अलग कंपनी बना के दे दी। दैट वाज द डीमर्जर। डीमर्जर जब अब एक कंपनी के अलग अलग बिजनेस में कुछ बिजनेस को हटाकर हम दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं, एक न्यू कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डीमर्जर या स्पिन ऑफ। So disposing of substantially
in its entirety, such as selling the component in a single transaction or by demerger or spin-off of ownership of the component of enterprise shareholder, or disposing of piecemeal. अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में था कि आप सिंगल ट्रांजैक्शन में डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो किसी एक पार्टी को। दूसरा ये हो सकता है कि आप पूरे बिजनेस यूनिट को डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो, पर एज अ सिंगल ट्रांजैक्शन में नहीं, किसी एक पार्टी को नहीं। जैसे जैसे आपको अच्छे अच्छे कस्टमर्स मिले, आपने एक फैक्ट्री बेचा, दूसरा फैक्ट्री किसी और को बेचा, कुछ इक्विपमेंट्स एंड एसेट्स किसी और को बेचा, धीरे 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 आप डिस्पोज करते जा रहे हो। आप अपनी फैक्ट्री को, आप अपने पूरे बिजनेस यूनिट को, पूरे बिजनेस कंपोनेंट को धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली आप थोड़ा थोड़ा करके हटा रहे हो। जैसे यहां पर वर्ड पीसमल लिखा है, जैसे अपन ने पार्टनरशिप फॉर्म में पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके असेट्स बेचना। वैसे ही सच एज बाय सेलिंग ऑफ द कंपोनेंट्स, असेट्स एंड सेटलिंग इट्स लायबिलिटीज इंडिविजुअली। अच्छा, वर्ड बीच में यहां पर और भी है, और तीसरा टर्मिनेटिंग थ्रू अबेंडनमेंट। कभी कभार ये होता है कि आपके कंपोनेंट को आप बेच ही नहीं सकते हो, आप अपने कंपोनेंट को सेल कर ही नहीं सकते हो। सेल कर नहीं सकते हो मतलब आपका कंपोनेंट सेल होने लायक है ही नहीं, आपका कंपोनेंट सेल होने लायक ही नहीं है। नोबडी इज इंटरेस्टेड टू बाय योर कंपोनेंट, नोबडी इज इंटरेस्टेड टू बाय योर बिजनेस। योर बिजनेस इज लाइक कि अब कुछ नहीं बचा, ठीक है, खत्म हो गया। अबेंडनमेंट मतलब आपने उसको त्याग दिया, आपने उसको रख दिया, ठीक है, पड़ा रहा है, अब खत्म कर दिया आपने उसको एक तरीके से। सो आपने अपने एक बिजनेस यूनिट को एक तरीके से खत्म कर दिया, उसको कोई बेचा नहीं आपने, आपका बिजनेस अपने आप वो धीरे धीरे खत्म होता गया। फॉर एग्जाम्पल, आपके उसमें क्रेडिटर्स बढ़ते गए, लाइबिलिटीज बढ़ती गई, असेट्स की वैल्यू घटती गई, धीरे धीरे आपने न जाने कैसे बस उसको सेटल कर दिया और आपका वो बिजनेस यूनिट खत्म हो गया, ठप हो गया। आपने उसको बेचा नहीं, अबेंडन कर लिया, त्याग दिया, उसको भी कहते हैं आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। सो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एक सेपरेट कंपोनेंट इंटरप्राइज का एक सेपरेट कंपोनेंट, जिसको आप इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन आप सेल करने का सोच रहे हो, डिस्पोज ऑफ करने का सोच रहे हो, डीमर्जर करने का सोच रहे हो, स्पिन ऑफ करने का सोच रहे हो, मतलब आप अपनी ओनरशिप है तो आप अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर करने का सोच रहे हो। दूसरा, या तो आप पीसमली, इंडिविजुअली धीरे धीरे उस कंपोनेंट के असेट्स सेल करने का सोच रहे हो, और जैसे जैसे सेल करते रहोगे आप वैसे वैसे उसको, उसके बिजनेस को, उसके लायबिलिटीज को आप सेटल करते जाओगे। यहां पर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एक सब्सिडरी कंपनी भी हो सकती है। यहां पर हम बोले ना कि एक कंपोनेंट, एक सेपरेट कंपोनेंट हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक होल्डिंग कंपनी जिसके कई सारी सब्सिडरीज कंपनी है, उनमें से सब्सिडरी ए है जो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस कर रही है। हमने उस सब्सिडरी ए को ही पूरा इंटायरली डिस्पोज ऑफ कर लिया। दैट सब्सिडरी ए कैन बी ट्रीटेड एज discontinuing operations for the purpose of consolidated financial statements, उसको हम discontinuing operation बोल सकते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? So a component can be a subsidiary also. Piecemeally आप उसको सेटल कर रहे हो, या फिर आपने टर्मिनेट कर लिया, अबेंडन कर लिया, टर्मिनेट थ्रू अबेंडनमेंट, ठीक है। अच्छा, ये तो था आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, एंड that represents a separate major line of business or geographical area of operation. For example, business segments or geographical segments as defined in AS17. AS17 अपन ने पढ़ा है, याद होगा आपको। AS17 में हम बिजनेस सेगमेंट्स करते थे, अपन प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट बनाते थे, नेचर ऑफ सर्विसेज वाइज सेगमेंट बनाते थे, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको AS17 में एक एग्जांपल दिया था कोटक महिंद्रा बैंक का, कि कोटक ग्रुप जो है वो बैंकिंग सेक्टर में भी है, वो सिक्योरिटी सेक्टर में भी है, ठीक है ना, वो इंश्योरेंस सेक्टर में भी है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने अपना इंश्योरेंस सेक्टर बंद कर दिया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट, सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। तो यहां पर आपको समझाया जा रहा है कि एक कंपोनेंट मतलब क्या होता है, वो एक सेपरेट बिजनेस आपका चल रहा है, इधर ज्योग्राफिकली और प्रोडक्ट वाइज बिजनेस सेगमेंट, और आपने उसको बंद कर दिया। दैट रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और geographical area. और last but not the least, that can be distinguished operationally and for financial reporting purpose.
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, दैट कैन बी डिस्टिंग्विश ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। मतलब देखो, किसी भी डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, किसी भी कंपोनेंट को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन तब मानेंगे जब ऊपर ये तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी। अब मैं तीनों कंडीशंस को कैसे बोलूंगा, नीचे से उठाऊंगा। सबसे पहले किसी भी कंपोनेंट को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन तब बोलेंगे जब वो कंपोनेंट को आप हमेशा सेपरेट उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हो। मतलब आप हमेशा उसका सेपरेट उसके ऊपर जो मैनेजमेंट है सेपरेट उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग रखता है, उसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखता रहता है। जरूरी नहीं कि यहां पर आप उनके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो। यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया था बीच में आपको, सब्सिडरी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनते ही बनते हैं। बट एक ऐसी कंपनी जिसके जहां पर मैनेजमेंट उस पर्टिकुलर कंपोनेंट, उस पर्टिकुलर बिजनेस को, ऑपरेशन को जज करने के लिए, असेस करने के लिए, उसके बिजनेस को रिव्यू करने के लिए सेपरेट उसके फाइनेंशियल फिगर्स को असेस करता है, उसकी रिपोर्टिंग असेस की जाती है, वो एक सेपरेट बिजनेस है, कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस मतलब जैसे आपने AS 17 में सेगमेंट रिपोर्टिंग किया, तो क्या उस कंपोनेंट को आप सेपरेट सेगमेंट दिखाते हो? हाँ दिखाते हो। तो यस, इट इज रिपोर्टेड एज अ सेपरेट सेगमेंट। सो यस, कि ये कहीं ना कहीं इसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है अलग से, तो ये एक कंपोनेंट हुआ। ठीक है। दूसरा, इट रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस। सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, ये एक अलग एरिया ऑफ ऑपरेशन है। पूरा बिजनेस ही एक अलग है, प्रोडक्ट वाइज या ज्योग्राफिकल वाइज। तीसरा, ज्योग्राफिकल वाइज। अच्छा कैसे ज्योग्राफिकल वाइज? कैसे? जैसे हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन है इंडिया एंड मतलब डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, तो हमने इंटरनेशनल बंद कर दिया, सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। एंड थर्ड, वो कंपोनेंट को आपने इन अ सिंगल प्लान डिस्पोज ऑफ करने का मन बना लिया है। ठीक है ना? इंटरप्राइज परसुएंट टू सिंगल प्लान इज डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियली सच एज बाय सेलिंग द कंपोनेंट। आप उसका डीमर्जर कर रहे हो इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन, सेलिंग कर रहे हो सिंगल ट्रांजैक्शन में। आप डीमर्जर तो सिंगल ट्रांजैक्शन में ही होता है, तो आप सेल कर रहे हो उसको सिंगल ट्रांजैक्शन में किसी वन पार्टी को, या पीसफुली इंडिविजुअली आप उसके एसेट्स बेचना शुरू कर चुके हो, लायबिलिटीज को सेटल करना शुरू कर चुके हो, या फिर आपने उसको टर्मिनेट कर दिया है थ्रू अबेंडनमेंट, मतलब आपने उसको बंद कर दिया है। आई बात समझ में? तो किसी भी ऑपरेशन को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन तब बोलेंगे जब ये तीन कंडीशन फुलफिल होंगी। पहला, मैं तो बोलूंगा नीचे से चलिए, पहला, the component of the enterprise which can be distinguished operationally and for financial reporting purpose, उसकी separate financial reporting होनी चाहिए। दूसरा, that represents a separate major line of business or geographical area of operation। ठीक है ना? जनरली बिजनेस सेगमेंट और geographical segment as per AS 17। तीसरा, मेन, enterprise pursuant to a single plan is disposing of substantially either by selling it in a single transaction, demerger, spin off its ownership, spin off of ownership of component। ठीक है? disposing piecemeally such as by selling of the assets individually and settling the liabilities individually or terminating through abandonment। अब ये पूरी डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम कि बताइए साहब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आप एक बार प्लीज इसको एक बार रीड कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, नेक्स्ट पे आते। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन डज नॉट इंक्लूड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट ओनली और डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस इन अ पर्टिकुलर एरिया। अब जैसे मान लो आपका एक बिजनेस चल रहा है, ठीक है ना, आपका एक बिजनेस चल रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का एग्जांपल दिया, उन्होंने अपना इंश्योरेंस बिजनेस बंद कर दिया। मैंने बोला कि इंश्योरेंस बिजनेस बंद, मान लो उन्होंने इंश्योरेंस बिजनेस बंद नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांच को क्लोज किया। अब कोटक महिंद्रा बैंक के इंश्योरेंस सेक्टर में भी कई सारी ब्रांचेस हैं, तो उन्होंने एक एरिया की ब्रांच को बंद किया, इनका बिजनेस बंद नहीं हुआ। तो इसका मतलब अगर आपका वो पर्टिकुलर सेगमेंट बंद नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी एक छोटी सी आपका वो सेगमेंट जो आपका बिजनेस है, जो आप अपना बिजनेस कर रहे हो, वो आप डिफरेंट एरियाज में कर रहे हो, आपने किसी पर्टिकुलर एरिया में वो बिजनेस बंद कर दिया, पर स्टिल अभी आप सेम बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, तो क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हुआ? नहीं, ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं हुआ। तो जब, अच्छा जैसे मैं ये क्यों बोल रहा हूं, हमने ग्रुप 1 अकाउंट्स में ब्रांच अकाउंट्स पढ़ा है ना, तो वहां अलग अलग ब्रांचेस होते हैं। तो अगर आप अपनी किसी ब्रांच को शट डाउन करते हो, दैट कैन जनरली नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, क्योंकि आपने ब्रांच को शट डाउन किया है। हो सकता है उस ब्रांच में जो ऑपरेशन रन हो रहा था, जो एरिया ऑफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन चल रहा था, जो बिजनेस चल रहा था, वो सेम बिजनेस आप स्टिल कंटिन्यू कर रहे हो। आपने तो सिर्फ वो बिजनेस को उस ब्रांच में जो चल रहा था वो बंद किया। तो हियर इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। To qualify as a discontinuing operation, disposal must be pursuant to a single coordinated plan. सिंगल कोऑर्डिनेट प्लान मतलब आपका एक प्लान है जिसके तहत आप अपने पूरे ऑपरेशन को, इंक्लूडिंग योर ऑल ब्रांचेस, ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू दैट ऑपरेशन आर बीइंग शट डाउन। आपका उसमें पूरा एक पर्टिकुलर प्लान है कि आप उसको कैसे बंद करने वाले हो। However, changing the scope of operation or the manner in which it is conducted is not abandonment, because that operation, although changed, is continuing. अगर आप उस ऑपरेशन के बिजनेस को बंद नहीं कर रहे हो, बट उसमें आप मेजर लेवल पे बदलाव कर रहे हो, रीस्ट्रक्चरिंग, हमने ये भी वर्ड पढ़ा हुआ है, रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है ना, रीस्ट्रक्चरिंग करना, जैसे आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हो, अंडरस्टूड और नॉट? रीस्ट्रक्चरिंग AS 29 में भी हमने पढ़ा है कि एक्सपेंसेस करना रीस्ट्रक्चरिंग के। तो अगर आप अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशन में बदलाव कर रहे हो मेजर लेवल पर, जैसे यू कह सकते हैं कि कोरोना लॉकडाउन से पहले कई सारे बिजनेसेस ऑफलाइन बेसिस पे थे, नॉन डिजिटलाइज थे, बट आफ्टर कोरोना, आफ्टर लॉकडाउन सबको समझ आया, हमें भी समझ आया कि हमारा बिजनेस अब डिजिटलाइज भी हमें करना पड़ेगा। तो हमने सेम बिजनेस को हमने उसको ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल हो गए, हमने तरीका बदल दिया। इट इज नॉट अबेंडनमेंट, दिस इज चेंजिंग द स्कोप ऑफ द बिजनेस और द मैनर इन विच इट इज कंडक्टेड। इट इज अ कंटिन्यूइंग बिजनेस। तो ये हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं हुआ। केस स्टडी पूछ सकते हैं इस पे। एग्जाम्पल, अच्छा ये एग्जाम्पल किस चीज के हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये जो 3-4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये क्या है? ये आपके डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं। ग्रेजुअल और इवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विस। ग्रेजुअल, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे फेजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विसेज। आप पर्टिकुलर कुछ सर्विस को चेंज कर रहे हो, धीरे 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 बदल रहे हो, आप उसको सर्विस को बदल के दूसरी सर्विस लेके आ रहे हो। आपने ऑपरेशन बंद नहीं किया है, आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना, धीरे धीरे मार्केट से निकालकर उसके बदले दूसरा प्रोडक्ट लेके आना, इज नॉट बेसिकली अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अंडरस्टूड और नॉट? Discontinuing even if relatively abruptly several products within an ongoing line of business. Discontinuing several products. आप मान लीजिए FMCG कंपनी है। अब आप FMCG कंपनी जानते हैं ना, जो खाने पीने के सामान बनाती है,
ठीक है ना, एफएमसीजी कंपनी जो खाने पीने के सामान बनाती है। तो मान लीजिए उनके कितने सारे अलग अलग टाइप ऑफ बिस्किट्स आते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ चिप्स आते हैं, उनके बहुत फास्ट फूड, उनके अलग अलग चीजें आती हैं। तो मान लीजिए उनके कितने टाइप ऑफ अलग अलग नेचर ऑफ गुड्स में उनके रहता है, सब एफएमसीजी में कैटेगरी में आता है। मान लो वो बिस्किट्स बनाती है, अलग अलग टाइप ऑफ बिस्किट्स बनाती है। एक पर्टिकुलर बिस्किट्स उन्होंने बनाया, नहीं चला, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। दूसरा बनाया, चला, कंटिन्यू कर दिया। तीसरा बनाया, नहीं चला, डिसकंटिन्यू कर दिया। सेवरल प्रोडक्ट्स को इकट्ठा डिसकंटिन्यू कर दिया क्योंकि वो नहीं चले। शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोडक्ट पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में शिफ्ट होना। आपकी फैक्ट्री पहले नासिक में है, अब आप अपनी फैक्ट्री औरंगाबाद में ले जा रहे हो। शिफ्ट करना इज नॉट अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। क्लोजिंग ऑफ अ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स और अदर कॉस्ट सेविंग। आप किसी पर्टिकुलर वेयरहाउस को, फैक्ट्री को बंद कर रहे हो, आप फैक्ट्री को बंद कर रहे हो, पर जो उसमें काम हो रहा था आप उसको काम को दूसरी फैक्ट्री से कंटिन्यू करते रहोगे। आप अपने बिजनेस को बंद नहीं कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर फैक्ट्री को बंद कर रहे हो क्योंकि वहां पर अब आपको बेनिफिट नहीं हो रहा कुछ, पर आपने बिजनेस बंद नहीं किया। आप एक फैक्ट्री बंद कर रहे हो या फैसिलिटी बंद कर रहे हो, प्रोडक्शन फैसिलिटी, वेयरहाउस फैसिलिटी, आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बंद कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो, बिजनेस वही बिजनेस कहीं और से चलेगा। आपका वो पर्टिकुलर एरिया में आपका काम नहीं हो रहा तो आपने उसको शट डाउन कर दिया। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपके करके कि यार कॉस्ट ज्यादा लग रही है, बेनिफिट कम हो रहा है, आपने शट डाउन कर दिया। सो दीज ऑल आर द ऑपरेशंस, these all are the examples of not a discontinuing operation। ये discontinuing operation नहीं हो सकता। किसी एक प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना discontinuing operation नहीं हो सकता, ठीक है ना। किसी एक ब्रांच को, डिपार्टमेंट को बंद करना डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अगेन मैं चाहूंगा एक बार देख लीजिए। ऊपर आपको याद है अपन ने जब 3 कंडीशंस पढ़ी थी कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एक एंटिटी का एक कंपोनेंट होता है, जो कि लास्ट में हमने पढ़ा था, जिसको मैंने बोला था कि ये सबसे पहले आप बोलना शुरू करोगे, दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। इसको नीचे उन्होंने डिफाइन भी किया, देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। A component can be distinguished operationally and for financial reporting purpose. Criteria C of the definition. If all the following conditions are satisfied. कब माना जाएगा? जब वो एक पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है उसको ऑपरेशनली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस से भी उसको अलग अलग देखा जा सकता है। The operating assets and liabilities of the component can be directly attributed to it. उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के जितने भी असेट्स हैं और लाइबिलिटीज हैं वो पूरे उसके बिजनेस से रिलेटेड है। इट्स रेवेन्यू कैन बी डायरेक्टली, उसका एक सेपरेट रेवेन्यू है। एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ इट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैन बी डायरेक्टली, उसके सेपरेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं। मतलब कुल मिला के उस कंपोनेंट के अलग असेट्स हैं, सेपरेट असेट्स हैं, सेपरेट लाइबिलिटीज है, सेपरेट उसका रेवेन्यू होता है, सेपरेट उसके एक्सपेंस होते हैं। इसका मतलब यहां पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, जिसका कोई रेवेन्यू नहीं है, एक हेडक्वार्टर है जिसका कोई रेवेन्यू नहीं है, या एंटिटी ने एक रिसर्च सेंटर बना के रखा है जिसका सेपरेट कोई रेवेन्यू नहीं है, जिसके खर्चे तो हैं पर रेवेन्यू कुछ नहीं है, जिसके ऊपर कोई लायबिलिटीज नहीं है, असेट्स के नाम पर कुछ स्पेसिफिक असेट्स हैं और कुछ एक्सपेंसेस होते हैं पर उसके कोई लायबिलिटीज नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं है, दैट कैन नॉट बी अ पर्टिकुलर कंपोनेंट which can be distinguished operationally and financial reporting purpose। तो उस रिसर्च सेंटर को हम हो सकता है एक सेपरेट कंपोनेंट का दर्जा ना दें। असेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंस कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। मतलब कुल मिला के डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब यहां पर ये कि अगर एक कंपोनेंट के सेपरेट असेट्स देखे जा सकते हैं, उसके खुद के सेपरेट असेट्स देखे जा सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंट असेट्स हैं, लाइबिलिटीज है मतलब उस कंपोनेंट के लिए सेपरेट लोन्स वगैरह लिए गए हैं, क्रेडिटर्स हैं, उसके सेपरेट रेवेन्यू होता है, इंडिपेंडेंट रेवेन्यू होता है, दैट कैन जनरेट इंडिपेंडेंट रेवेन्यू एंड दैट विल हैव इट्स ओन सेपरेट एक्सपेंसेस।
खुद के एक्सपेंस होते हैं। अगर वो कंपोनेंट नहीं होता तो एक्सपेंस नहीं होते, कंपोनेंट है तो इसलिए वो एक्सपेंस हो रहे हैं। रेवेन्यू भी एक सेपरेट रेवेन्यू है, तो डेफिनेटली वो एक कंपोनेंट शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। ठीक है। The fact that the disposal of component of a enterprise is classified as discontinuing operation under AS 24 does not itself bring into question the enterprise ability to continue as a going concern। अच्छा, अगर एक एंटिटी के मान लीजिए अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग एरिया ऑफ बिजनेसेस हैं, अलग अलग सेगमेंट ऑफ बिजनेसेस हैं, उनमें से एंटिटी एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ बिजनेस क्लोज कर रही है, शट डाउन कर रही है, और उससे रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी फैक्ट्रीज हैं, वो सब शट डाउन कर रही है, तो माना गया कि वो कंपोनेंट एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। तो इसका मतलब क्या ये हो जाएगा कि यार कंपनी अपना बिजनेस बंद कर रही है तो इसका मतलब कंपनी अब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं ले सकती? बिल्कुल नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप AS 24 अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब आपका गोइंग कंसर्न असम्पशन आप नहीं ले सकते हो, या फिर आपका गोइंग कंसर्न असम्पशन लेना अब इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपके बाकी के ऑपरेशंस कंटिन्यू चल रहे हैं। नाउ इन योर कंपनीज नेम देयर आर सो मेनी सेगमेंट, वन सेगमेंट इज बीइंग शट डाउन, दैट डजंट मींस दैट योर गोइंग कंसर्न असम्पशन इज बीइंग इनअप्रोप्रिएट। नाउ ऐसा कुछ नहीं है, तो स्टिल यू कैन कंटिन्यू टू टेक द गोइंग कंसर्न असम्पशन फॉर योर अदर बिजनेस सेगमेंट्स। ठीक है, आगे। अच्छा, तो पहला जो था मैंने बताया आपको, पहला था डेफिनेशन वाला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में क्या क्या आता है। ये तीन चीजें। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है? फर्स्ट, मैं नीचे से पढ़ूंगा, a component of the enterprise that can be distinguished operationally and for financial reporting purpose। दूसरा, that represents a separate major line of business or geographical area of operation, ठीक है ना, such as AS 17 के साथ business segment और geographical segment। और तीसरा सबसे important, that the enterprise pursuant to a single plan is disposing of substantially, that is by selling its क्या बोलते हैं, selling the component in a single transaction or demerger or spin off of ownership। दूसरा, selling the component in piecemeal, like individually selling the assets and settling the liabilities, और terminating through abandonment। ये हो गया डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हमने देखा कि भाई कौन कौन सी चीजें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में नहीं आती हैं, ठीक है ना। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस एंड ऑपरेशनली कैन बी डिस्टिंग्विश कैसे मानेंगे? जब उसके सेपरेट एसेट्स हो, लायबिलिटीज हो, इनकम्स और एक्सपेंसेस हो, मतलब उसके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए रेवेन्यू जनरेट करने की। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं कि ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि यार ये हो, ठीक है, ये होता है आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ये होता है आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। करना क्या है? इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। आप पहली बार उसको कब डिस्क्लोज करोगे? इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट फर्स्ट टाइम आप कब डिस्क्लोज करोगे? With respect to a discontinuing operation, the initial disclosure event is the occurrence of one of the following which occurs earlier। इनमें से अगर कोई भी इवेंट पहले हुआ तो आप डिस्क्लोजर करना शुरू कर दोगे कि ये हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। अगर अभी तक कोई भी ऐसी चीज घटना घटित नहीं हुई, इनमें से कोई भी इवेंट अराइज नहीं हुआ, तो आप क्या नहीं करोगे? आप बेसिकली अभी तक आप अपना डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिस्क्लोज नहीं करोगे। The enterprise has entered into a binding sale agreement for substantially all of the assets or attributable to the discontinuing operation, or enterprise board of directors or similar governing body has both approved a detailed forward plan of the discontinuance and made an announcement of the plan। अरे यार सीधी सीधी बात है। पहला, या तो आपने अपने उस कंपोनेंट को सेल करने का बाइंडिंग एग्रीमेंट कर चुके हो, मतलब आपने ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर दिया है कि यू आर गोइंग टू सेल योर कंपोनेंट, बस बात खत्म। आप शो करना शुरू कर दो। आप डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को सेपरेटली दिखा रहा हो, उसकी सेपरेट, उसके बारे में जो भी डिस्क्लोजर्स आगे बताए जाएंगे उनको, उनके बारे में बताना शुरू कर दो यूजर्स को। आई बात समझ में कि नहीं? दूसरा, हो सकता है अभी तक आपने उसको सेल नहीं किया है पर सेल करने का विचार चल रहा है, तो क्या आपका जो जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो आपकी मैनेजिंग कमेटी है, जो टॉप मैनेजमेंट है, क्या उन्होंने
रिजोल्यूशन पास कर लिया है क्या कि नाउ वी आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू दिस, हम इसको अबेंडन कर रहे हैं, या फिर हम इसको सेल करने का प्लान कर चुके हैं, हमने रिजोल्यूशन पास कर लिया है, डिटेल्ड फॉर्मल प्लान भी हमारे पास रेडी है कि हम किस तरीके से सेल करेंगे। डिटेल्ड फॉर्मल प्लान का होना जरूरी है, नीचे आएगा डिटेल्ड फॉर्मल प्लान में क्या क्या चीजें होती हैं। तो या तो मैनेजमेंट ने बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट में एंट्री कर दी है, मतलब आपका एग्रीमेंट हो चुका है सेल करने का उस कंपोनेंट को, या फिर अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ है और मैनेजमेंट ने रेजोल्यूशन पास कर लिया है कि वी आर गोइंग टू dispose of it or abandon it, and we have proper detailed plan how we will do it. दोनों में से जो पहला होगा उस दिन से लेकर आप अपने ऑपरेशन को, उस कंपोनेंट को डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन दिखाना शुरू कर दोगे। डिटेल्ड फॉर्मल प्लान में क्या क्या होता है ये आपको पढ़ना है, अभी आप पढ़िए, फिर मैं आपके पीछे पढ़ता हूं, एक और बार मैं आपके साथ पढ़ूंगा, पहले आप पढ़िए। तो इसको पहले पढ़िए, फिर आप नीचे की चीजें पढ़िए। देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखा क्या है, लिखा ये है कि फर्स्ट में लिखा है एंटरप्राइज हैज एंटर्ड इनटू बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट फॉर सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द असेट्स एट्रीब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। उस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब उस कंपोनेंट में जितने भी असेट्स हैं, मेजर असेट्स को सेल करने का एग्रीमेंट बना चुकी है। बात खत्म, माना जाएगा आज से लेकर जिस दिन से एग्रीमेंट में आपने एग्रीमेंट किया, माना जाएगा कि आपका वो जो कंपोनेंट है वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। अभी आपने बेचा नहीं है, पर अगर आपका बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हो चुका है, अभी आपने सेल नहीं किया, तो भी माना जाएगा कि वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। यही डिफरेंस है इंड एएस में, इसी का डिफरेंस लेकर मैं आपको बोलूंगा इंड एएस और आईएफआरएस में, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। वहां पर बोला जाता है डिसकंटिन्यूड, मतलब जब तक तुम कंप्लीटली खत्म नहीं कर देते तब तक तुम इसको डिसकंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग कुछ नहीं होता उनके हिसाब से, तो तब तक डिसकंटिन्यूड नहीं बोल सकते। वापस आते हैं यहां पर, तो यहां तो तुमने एक एग्रीमेंट कर लिया टू सेल मेजर असेट्स, ठीक है ना, या तो फिर एंटिटी का जो गवर्निंग बॉडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, टॉप मैनेजमेंट है, हैज मेड अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान एंड अप्रूव्ड इट। हमने एक रिजोल्यूशन पास कर लिया, दिस इज द प्लान, हमने एक अपने प्लान बनाया कि हाउ वी विल डिसकंटिन्यू दिस, लाइक कितने एम्प्लॉइज को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, कौन कौन इससे अफेक्ट होगा, कौन कौन सी असेट सेल होंगी, कब कब सेल होंगी, कितना टाइम ओवरऑल लग जाएगा पूरा सेटलमेंट होने में, ठीक है ना, ये पूरा प्लान हमारे पास है। और हम इस प्लान का अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं। अनाउंसमेंट किसको कर चुके हैं? अनाउंसमेंट कर चुके हैं उन लोगों को बता चुके हैं जो लोग इस डिसकंटिन्यूइंग से अफेक्ट हो सकते हैं, लाइक जिनसे हमने लोन्स लिया है, लैंडर्स, बैंकर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, ट्रेड यूनियंस, ठीक है ना, सप्लायर्स, कस्टमर्स। तो बेसिकली हमने उनको वो फॉर्मल प्लान अनाउंस भी कर लिया है। तो अगर सेल एग्रीमेंट अभी नहीं किया, बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं किया, एग्रीमेंट नहीं हुआ, बट वी हैव अप्रूव्ड अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान, ठीक है ना, एंड वी हैव मेड द अनाउंसमेंट आल्सो ऑफ द प्लान, तो माना जाएगा कि यस, अब से लेकर हम इसको डिस्क्लोजर शुरू कर सकते हैं, डिस्क्लोज करना शुरू कर सकते हैं कि हमारा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है एज पर AS 24। डिटेल्ड प्लान में क्या क्या चीजें आती हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेजर असेट्स टू बी, कौन कौन सी असेट्स बिकेंगी हमारे प्लान में है। हमने पूरा एक फॉर्मल प्लान तैयार करके रखा है, पूरा एक हमारे पास सेट ऑफ 3 पेपर्स है, उसमें हमें पता है कि 3 पेजेस है, उसमें हमें पता है कि कौन कौन सी असेट बिकेंगी। एक्सपेक्टेड मेथड ऑफ डिस्पोजल, कैसे बेचोगे,
डिस्पोज ऑफ कैसे करोगे, सिंगल ट्रांजेक्शन करोगे, पीसमल करोगे, डीमर्ज करने वाले हो। पीरियड एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द डिस्पोजल, कितने पीरियड में ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंसिपल लोकेशन अफेक्टेड, इट्स डिसकंटिन्यूटी के कारण से आपका कौन कौन से लोकेशंस पर अफेक्ट पड़ सकता है अगर ये एप्लीकेबल है तो। अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु विल बी कॉम्पनसेटेड, कितने एम्प्लॉइज को कॉम्पनसेट दोगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑपरेट कंपोनेंट के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको टर्मिनेट करना पड़ेगा ना, टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो नहीं टर्मिनेट करना पड़ा तो आप उनको दूसरे बिजनेस में लगाओगे, तो आप वो भी अपना बता दीजिए। एस्टिमेटेड प्रोसीड्स और सैलरीज टू बी रियलाइज, कितना पैसा मिल सकता है वगैरह वगैरह, ये सब आपके डिटेल्ड फॉर्मल प्लान का पार्ट है। Enterprise board of directors or similar governing body is considered to have made the announcement of detailed formal plan if it has announced the main features of the plan to those affected by it, such as lenders, stock exchange, trade payables, trade unions, in a sufficiently specific manner so as to make the enterprise demonstrably committed to the discontinuance। अगर आपने उस प्लान का मेन फीचर्स अनाउंस कर दिया है, ठीक है ना, अनाउंस कर दिया है उस प्लान का मेन फीचर्स को स्पेसिफिक मैनर में, लिखित में, या एक प्रॉपर अनाउंसमेंट के थ्रू, आपने वेबसाइट के थ्रू बता दिया, या फिर आपका जो हर मंथली आपका मैगजीन आता है उसमें आपने बता दिया, आपने डिटेल में तो नहीं बताया, आपने उसका मेन फीचर्स बता दिए हैं, तो माना जाएगा कि आपने अनाउंसमेंट कर दी है। ठीक है, सो यहां तक अभी तक था कि भाई ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है, कौन सी चीजें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में नहीं आती हैं, उसके बाद इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या होगा। ठीक है, ये हो गया इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, क्या बोला, विच अकर्स अर्लियर, जो भी पहले होगा। अब आ रहे हैं अपन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर वाले पार्ट पे। पहला, इनिशियल डिस्क्लोजर इन द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्सिक्वेंट टू द अनाउंसमेंट। जैसे ही आपने अनाउंसमेंट किया, मतलब जैसे ही आपका इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हुआ, इधर आपने बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट किया या तो आपने डिटेल्ड फॉर्मल प्लान को अप्रूव किया और उसका अनाउंसमेंट कर दिया। अब आप अपकमिंग जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, चाहे वो आपके इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही क्यों ना हो, क्वार्टरली वाले, आप उसमें क्या दिखाओगे। एंटरप्राइज शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिगिनिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड इन विच इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। मतलब जैसे ही आपने इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट आपका हुआ, उसके बाद जो भी आप पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे उसमें ये सब बातें डिस्क्लोज करोगे। क्या क्या, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, वो जो ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर रहा है उसके बारे में एक आइडिया कि भाई वो ऑपरेशन कौन सा है, कौन से बिजनेस को बंद किया जा रहा है। द बिजनेस और ज्योग्राफिकल सेगमेंट इन विच इट इज रिपोर्टेड, उस ऑपरेशन से रिलेटेड कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, बिजनेस सेगमेंट्स और ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स। द डेट एंड द नेचर ऑफ द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, आपने कब इसको अनाउंस किया था, बेसिकली आपका कब वो इवेंट हुआ था आकर जब आपका डिस्क्लोजर करना था। डेट और पीरियड इन विच डिसकंटिन्यूएंस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, कितने टाइम में आपका ये पूरा प्लान कंप्लीट हो जाएगा। द कैरिंग अमाउंट as of the balance sheet date of the total assets to be disposed of and the total liabilities to be settled। उस पर्टिकुलर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज है उनकी कैरिंग अमाउंट, मतलब उनको आपको सेपरेटली दिखाना है, बैलेंस शीट में भी आप उनको सेपरेटली दिखाओगे। अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एट्रीब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, आपको उसके रेवेन्यूज एक्सपेंसेस अलग अलग आपको दिखाने। प्री टैक्स प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिखाना है। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस उसके अलग से दिखाने। नेट कैश फ्लोस कंबाइन, ऐसा नहीं, नेट कैश फ्लो मतलब डिटेल्ड में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के जितने भी आइटम्स है वो अलग से ऐसा नहीं कि सेपरेटली दिखाने। ओवरऑल नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ दैट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। नेट कैश फ्लो एट्रीब्यूटेबल टू ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल पीरियड। मतलब जो आप करंट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो ना, तो आप वही बनाओगे, बट उसमें एक सेपरेट लाइन में दिखा दोगे कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। उसको डिटेल में नहीं दिखाना है, आपको नेट दिखाना है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेट, इन्वेस्टिंग का नेट, फाइनेंसिंग का नेट। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नेट कैश फ्लो वैसे भी दिखता है, पर उसमें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का कितना पार्ट है वो अलग से दिखाना है। कुल मिला के कुछ नहीं है। अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आपको उस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की असेट्स और लायबिलिटीज को सेपरेटली दिखाना है, रेवेन्यूज और एक्सपेंस को सेपरेटली दिखाना है, प्री टैक्स प्रॉफिट को सेपरेटली दिखाना है, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस को सेपरेटली दिखाना है, कैश फ्लोज के अंदर
नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ दैट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन सेपरेटली दिखाना है। इसके अलावा पीरियड कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, पीरियड ऑफ कंप्लीशन बताना है आपको, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कंप्लीशन, डेट ऑफ इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, आपने कब एक्चुअली उसको इनिशियली आपका कब ये तय हुआ कि आप उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हो, और कौन कौन से उससे रिलेटेड ज्योग्राफिकल या बिजनेस सेगमेंट्स हैं, उस ऑपरेशन के जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो सब। मतलब फर्स्ट टाइम आप ये सब चीजें सेपरेटली दिखाओगे, फर्स्ट टाइम। वेयर टू डिस्क्लोज द अबव आइटम्स, all the disclosures should be presented in the notes to the financial statements except for the amount pertaining to pre-tax profits loss of the discontinuing operation and the income tax expenses thereon which should be shown on the face of the। ये देखिए, ये देखो देखो, इसका मतलब मुझे assets को, liabilities को, incomes को, expenses को of discontinuing operations disclosure in notes to accounts only। बस मुझे उनको P&L या बैलेंस शीट के फेस पे सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं करना है। नो नीड to separately disclose, no need to disclose separately on the face of balance sheet and profit and loss। तो सर इसका मतलब हमें नोट्स टू अकाउंट्स में एक एक एसेट बतानी पड़ेगी? नहीं नहीं, इतना डिटेल में नहीं। लाइक आपकी टोटल एसेट्स कितनी है, उनमें से लैंड एंड बिल्डिंग कितना है। अरे यार, जैसे असेट का शेड्यूल बनता है ना, जैसे आपने इनकम टैक्स में पढ़ा है ब्लॉक ऑफ असेट्स, तो आपकी टोटल असेट्स कितनी है, उन टोटल असेट्स में आपका लैंड एंड बिल्डिंग का टोटल कितना है, प्लांट एंड मशीनरीज का टोटल कितना है, राइट, इंटेंजिबल असेट का टोटल कितना है, लाइबिलिटीज का क्लासिफिकेशन करके कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितनी है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज कितनी है। अच्छा, इनकम्स टोटल आपकी कितनी है, उनमें से मेन इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना था और अदर इनकम कितनी है। एक्सपेंस के कुछ स्पेसिफिक हेड्स जो इंपॉर्टेंट हेड्स हैं वो आपको नोट्स अकाउंट्स में दिखाने हैं। बैलेंस शीट और P&L में उनको सेपरेटली फेस पे शो करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब किसको शो करने की जरूरत है, बैलेंस शीट P&L में किसको सेपरेटली शो करने की जरूरत है? सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स एक्सपेंस ऑन द फेस ऑफ P&L। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं ये कहां होता है। 2 मिनट वेट करो, रुको। हाँ, ये देखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहीं पर भी आपको सेपरेट असेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात है P&L की, P&L में भी रेवेन्यूज एक्सपेंसेस को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। पर आप यहां देखेंगे, इसका मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो टोटल आएगा, चाहे वो कंटिन्यूइंग हो चाहे वो डिसकंटिन्यूइंग हो। कंटिन्यूइंग प्लस डिसकंटिन्यूइंग, अंडरस्टूड और नॉट? नहीं, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, लेट मी कंफर्म, रुको। नहीं, आपको यहां पर दिखाना है, वेट अ मिनट, यहां पर आपको दिखाना है सिर्फ और सिर्फ, मतलब ये मैं पूरा बोल देता हूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से लेकर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, एक्सेप्शनल आइटम्स, प्रॉफिट और लॉस बिफोर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। आप देख रहे हो यहां तक, मतलब यहां से लेकर ये सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का दिखेगा। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का हर एक आइटम सेपरेटली दिखेगा। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का देखो ध्यान से क्या लिखा है, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग आफ्टर टैक्स। ये है आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। मतलब जब तुम P&L बनाते हो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम्स, ऑल एक्सपेंसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स,
ये सब कुछ तुम्हें कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का दिखाना होता है, इसमें डिसकंटिन्यूइंग नहीं आएगा। डिसकंटिन्यू वाला तुम्हें रेवेन्यू अलग से दिखाना ही नहीं है। आई बात समझ में कि नहीं? वो तुमने नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा दिया, एक्सपेंस नोट्स टू अकाउंट्स में दिखा दिया, सिर्फ और सिर्फ ऑल रेवेन्यू माइनस ऑल एक्सपेंस करके जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको अलग से दिखाओ। भाई जब तक उसको नहीं दिखाओगे तब तक तुम्हारा फाइनल प्रॉफिट तो आएगा नहीं। उसका टैक्स एक्सपेंस अलग से दिखाओ और प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन उसको अलग से दिखाओ। तो मैं ये कह सकता हूं कि बेसिकली तुम्हारा यहां पर AS24 लग रहा है। और फाइनली तुम देखोगे प्रॉफिट आपका ये क्या है 11 और 16। कैसे? ये वाला 16 और ये वाला 11, दोनों का टोटल, मतलब कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का टोटल, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। सो इन दिस वे आप कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस दिखाते हो और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का सिर्फ 3 चीजें अलग से दिखाते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये हमने पढ़ा इनिशियल डिस्क्लोजर इन द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट के जस्ट बाद आप बना रहे हो। अब ये है आपके फर्दर डिस्क्लोजर्स। जब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, सर ये हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखता रहेगा डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। जब तक तुम इसको पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू नहीं कर देते, खत्म नहीं कर देते, तब तक तुम इसको हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते रहोगे। अब फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फर्दर डिस्क्लोजर क्या दोगे वो पढ़ लीजिए एक बार। यस, फर्दर डिस्क्लोजर्स क्या बोल रहा है? फर्दर डिस्क्लोजर मतलब अगले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो भी आप नेक्स्ट बनाओगे। अब आप यहां प्लीज ये मत सोचिए कि नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अगले साल बनेगा, ऐसा भी हो सकता है, बट जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके बनते हैं, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसको बोलते हैं, लिस्टेड कंपनीज के केस में हर क्वार्टर एंडिंग पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं। तो क्या क्या डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे? व्हेन एन एंटरप्राइज डिस्पोज ऑफ द असेट्स, ऊपर था कि अभी तक आपने अगर डिस्पोज ऑफ नहीं किया है, अभी तक आपका प्लान हुआ है सिर्फ, तो आप ये सारी चीजें दिखाओ। अब ये सारी चीजें तो दिखानी है, बट इसके साथ साथ अब आपने डिस्पोज करना शुरू किया है। वो आपने पढ़ा था ना, ग्रेजुअली, पीसमल, थोड़ा थोड़ा करके। तो जो जो असेट्स बिक चुकी हैं उनके गेन और लॉस आपको जो भी हुए हैं उसके ऊपर जो टैक्स इफेक्ट है उसको सेपरेटली दिखाओ। तो एंटरप्राइज डिस्पोज ऑफ असेट्स, सेटल द लायबिलिटीज एट्रिब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और एंटर्स इनटू अ बाइंडिंग एग्रीमेंट for sale of such assets or settlement of liabilities, it should include in its financial statement the following information. पहला, when the event occur for any gain or loss that is recognized on the disposal of assets or settlement of liabilities, amount of pre-tax gain and income tax expense, the net selling price or range of prices of those net assets for which assets enterprise has entered into into one or more binding agreement. तो कुल मिला के आपको जो गेन हुआ, लॉस हुआ, आपने कुछ सिलेक्टेड असेट्स लायबिलिटीज को सेटल किया, असेट्स को बेचा, उसका गेन लॉस, उसका टैक्स, प्री टैक्स इनकम टैक्स एक्सपेंस, सेलिंग प्राइस और रेंज ऑफ प्राइसेस। आपने अगर बाइंडिंग एग्रीमेंट कर लिया तो कितने प्राइस पर एग्रीमेंट किया है, या फिर अलग अलग प्राइसेस पर एग्रीमेंट किया तो क्या रेंज से क्या रेंज के बीच में है, वगैरह। नेक्स्ट इज अपडेटिंग द डिस्क्लोजर्स। इन एडिशन to these disclosures, enterprise should include in its financial statement for the period subsequent to one in which initial disclosure event occurs a description of any significant changes in the amount or timing of cash flow relating to the assets to be disposed of or liabilities to be settled and the event causing those changes। कुल मिला के मतलब ये पहले डिस्क्लोजर में आपने बता दिया था कि कितने टाइम में हम कर देंगे कंप्लीट। आपने यहां पर दिखाया कि कितने कितने में बेचा, कुछ आपने अगर बेचा होगा तो गेन कितना हुआ, सेल कितना हुआ, अग्रीमेंट हो चुका है तो अग्रीमेंट के बारे में आप बताओगे कि कितने पे अग्रीमेंट हुआ है।
आगे आप यहां दिखाओगे कि भाई कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस तो नहीं हुए हैं। पहले हमने सोचा था कि हमें इतना कैश फ्लो हो सकता है, हम इतने टाइम में बेच सकते हैं, बट अभी हमें लग रहा है कि नहीं, अभी टाइम और ज्यादा लग जाएगा, या फिर अभी टाइम कम लगेगा, हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इतना हो सकता है। तो अपडेटिंग मतलब बेसिकली अपडेट करना हो सकता है। कुछ आपको लग रहा है कि पहले हमने जो डिस्क्लोजर दिया था उसको अपडेट करना जरूरी है, अब हमारा टाइम बदल गया, अब हमारा टाइम ऑफ कंप्लीशन चेंज हो गया, वैसा कुछ। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये डिस्क्लोजर्स कब तक चलते रहेंगे ऐसे के ऐसे? ये क्या हमेशा आपको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के डिस्क्लोजर देने? टिल विच पीरियड द डिस्क्लोजर शुड बी गिवन? कब तक डिस्क्लोजर चलता रहेगा? The disclosure should continue in the financial statements for the period up to and including the period in which discontinuance is completed. जब आपका डिसकंटिन्यूएंस कंप्लीट हुआ जिस पीरियड में, वहां तक आपको ये डिस्क्लोजर्स आपको कंटिन्यूअसली, ये फर्स्ट डिस्क्लोजर पूरे के पूरे, फर्दर डिस्क्लोजर, धीरे धीरे आप बेचते गए तो आपको गेन लॉस हुआ, टैक्स वगैरह उस पर हुआ, आपका कुछ एग्रीमेंट हुआ तो उस पर आपने सेलिंग प्राइस वगैरह आपने अपडेट करते गए, टाइम ऑफ कंप्लीशन वगैरह, ये चलते रहेंगे। कब तक? जब तक आप पूरा डिसकंटिन्यू नहीं कर देते। Discontinuance is completed when the plan is substantially completed or abandoned through full payment, though full payment from the buyer may not have been received. जरूरी नहीं कि बायर से पूरा पेमेंट मिल चुका है, बट एक तरीके से बेसिकली आपने सारे असेट्स आपके यहां से जा चुकी है, मैक्सिमम असेट्स लायबिलिटी सेटल हो चुकी है। If the enterprise abandons or withdraws from the plan that was previously reported as a discontinuing, the fact, the reason, therefore, and its effect. Abandon और withdraws from the plan. पहले आपने सोचा था कि आप डिसकंटिन्यू करोगे, आपने डिस्क्लोजर देना शुरू किया, आगे चल के आपका मन बदल गया और आपने बोला नहीं नहीं नहीं, अब हम इसको डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हो? रीजन बता दो, उसका फैक्ट बता दो कि अब हम डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो अब ये सारे डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। Separate disclosure for each discontinuing operation. Any disclosure required by AS24 should be presented separately for each. अगर आपके दो अलग अलग discontinuing operation है तो दोनों के separate disclosures दोगे, ठीक है? आगे क्या है? Very very important, presentation of the required disclosure. The above disclosure should be presented in the notes to the financial statements except the following which should be shown on the face. ये हमने देखा है. The amount of the pre-tax profits losses from the ordinary activities during the current financial period and the income tax expense related thereto. The amount of the pre-tax gain or loss recognized on the disposal of assets or settlement of liabilities. और जो भी आपने liabilities और assets को बेचा है उनका भी gain और loss आपको separately P&L में दिखाना पड़ेगा, ठीक है? ये क्या है? रीस्टेटमेंट। हाँ, आपने करंट ईयर में दिखाया या करंट पीरियड में दिखाया कि आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, उसका आपने सेपरेट इनकम टैक्स दिखाया, सेपरेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिखाया। उसके साथ जो आप प्रीवियस पीरियड का जो कंपैरेटिव दिखा रहे हो, आपको उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस पीरियड दैट इज प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड आफ्टर द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट शुड बी रीस्टेटेड to segregate assets, liabilities, revenue, expense and cash flow from continuing and discontinuing operation in a manner similar to that mentioned above. कुल मिला के आपने अगर करंट ईयर में फर्स्ट डिस्क्लोजर इवेंट दिया है करंट पीरियड में, तो आपके साथ जो आप उसके साथ जो प्रीवियस पीरियड दिखा रहे हो उसमें भी आपको अपनी असेट्स, लायबिलिटीज को, इनकम एक्सपेंसेस को, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस को, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, आफ्टर टैक्स को सेग्रीगेट करके रीस्टेट करके अलग दिखाना कि हाँ, जो इस बार मैं अलग दिखा रहा हूं डिसकंटिन्यूइंग की, वो पिछले साल उनके अमाउंट क्या क्या थे वो आपको बताना पड़ेगा। डिस्क्लोजर इन द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। इंटरिम मतलब वही क्वार्टरली, ठीक है? डिस्क्लोजर इन द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन शुड बी मेड इन अकॉर्डेंस विद AS25। AS25 लगता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट पर। मतलब अगर आपको जून एंडिंग का 31 मार्च का तो एनुअल पीरियड होता है, जून एंडिंग 3 मंथ्स का अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना है तो ये इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगता है, जिसपे AS25 लगता है। AS25 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एनी सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज और इवेंट्स इज द एंड ऑफ द मोस्ट रीसेंट एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड। आपको इसका सिग्निफिकेंट इवेंट जो भी आपने इसके रिगार्डिंग जो भी आपने इवेंट आपका हुआ है, सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज आपकी हुई हैं ड्यूरिंग द पीरियड, आपको वो दिखानी है। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, ये सब आपको डिस्क्लोज करना है। दैट्स इट। सो कुल मिला के अगर आप इसमें मुझसे पूछोगे कि सर कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का खुद का डेफिनेशन, दूसरा कौन कौन सी चीजें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में नहीं आती हैं वो थोड़ा बहुत आपसे पूछा जा सकता है,
फिर इसका डिस्क्लोजर कहां पे होता है? बेसिकली हम बोल सकते हैं कि फेस पे सिर्फ दो चीजों का डिस्क्लोजर होता है, तीन चीजों का। एक तो प्री टैक्स प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज और उसका इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। इसके अलावा प्रॉफिट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ दैट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उसको आप फेस पे दिखाते हो, बाकी सब नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाते हो, असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या है? इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट बेसिकली आपका दोनों में से जो पहले अकर हो जाए वहां से लेकर आप डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना शुरू करोगे। आप फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या, अच्छा ये इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट आपका रहेगा। अब इसके बाद जो फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। फर्दर डिस्क्लोजर क्या क्या होगा वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट, अच्छा कब तक डिस्क्लोजर चलता रहेगा? जब तक आप सब्सटेंशियली ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ और द एक्टिविटीज आर अबेंडन्ड, तब तक नहीं हो जाता, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है। अब बस अपन में आपको ये दो क्वेश्चंस एक बार डिस्कस करवा लेता हूं, उसके बाद अपना ये AS24 खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार पहले रिवाइज कर लीजिए जितना लास्ट हमने पोर्शन पढ़ा, उसके बाद अपन क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल ही थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या बोल रहा है, उसने आपको एक केस स्टडी दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में। आरटीपी मई 18 में आया है और एमटीपी अप्रैल 19 में। कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसर हैज चेंज्ड द प्रोडक्ट लाइन एज फॉलोज। चेंज द प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन को चेंज करना कैसे? पहले वो डिश वॉशिंग बार में काम करते थे, उन्होंने उसको बदल बदल के धीरे धीरे उन्होंने क्लॉथ वॉशिंग बार में काम कर लिया। मतलब एक कंपनी जो पहले डिश वॉशर बनाती थी, डिश वॉशर नहीं बेसिकली डिश वॉशिंग बार बनाती थी, मतलब वो साबुन बनाती थी, बर्तन धोने के साबुन बनाती थी, उसने धीरे 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 बर्तन धोने के साबुन से शिफ्ट होकर कपड़े धोने के साबुन में अपना प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट लाइन को थोड़ी सी चेंज कर दिया ग्रेजुअली। जनवरी 16 से सितंबर 16 में हमारा रेवेन्यू 2 लाख का होता था यहां पर और 2 लाख का यहां पर, मतलब दोनों सही सही साथ साथ चल रहे थे। अक्टूबर से दिसंबर में हमने अपने इसको थोड़ा गिरा दिया, इसको बढ़ा दिया, फिर और अगले टाइम में हमने इसको तो खत्म ही कर दिया और इसमें ही पूरा हम शिफ्ट हो गए। तो कुल मिला के आप यूं समझो कि हमने अपनी प्रोडक्ट लाइन को ग्रेजुअली चेंज कर दिया। क्या ये आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है? ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कुछ हमने जो एग्जांपल्स लिखे थे, ये एग्जांपल्स ऑफ नॉट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इसमें था ग्रेजुअल और इवैल्यूएशनरी फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विस। आप जब धीरे 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 फेज आउट कर रहे हो, फेज आउट मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन से धीरे धीरे निकलकर दूसरी प्रोडक्ट लाइन में जा रहे हो, आप ऑफलाइन मार्केट से हटते धीरे 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 शिफ्ट हो रहे हो ऑनलाइन मार्केट में। आपकी सर्विसेज वही हैं बट आप चेंज कर रहे हो, आपने अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा बदल दिया। अभी तक आप चिप्स के पैकेट बनाते थे, अब आपके वो चलना थोड़े से कम हो गए, अब आप उसको बदल के कुछ दूसरे मतलब वेफर्स ही, अलग टाइप के वेफर्स, नाचोस वगैरह इसमें शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है। डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ रिलेटिवली अब्रप्टली
सेवरल प्रोडक्ट्स विद इन ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस। कुछ सेवरल प्रोडक्ट्स में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एफएमसीजी का, सेवरल प्रोडक्ट्स को आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो, बट आपका मेन एक्टिविटी आज भी वही है। तो ये बोल रहा है company has enforced a gradual enforcement of change in product line on the basis of an overall plan. Board has passed the resolution in March 16 to this effect. Company follows calendar year. You are required advising the company whether it should be treated as discontinuing operation or not. No. ये discontinuing operation नहीं हो सकता। आंसर क्या करोगे? सबसे पहले discontinuing operation का definition। Definition में 3 पॉइंट्स आते हैं, A, B, C। A पॉइंट पे क्या था? Component of the enterprise, that enterprise in pursuant to single plan is disposing of substantially in its entirety, disposing of piecemeal or terminating through abandonment, and that represents a major line of business, separate major line of business or geographical area that can be distinguished operationally or for financial reporting purpose। ये आपका हो गया discontinuing operation का definition। फिर आप नीचे बता रहे हो कि भाई discontinuing operation में क्या नहीं आता है, वो जो 4 चीजें थी, याद है? वो जो 4 एग्जाम्पल्स में थे, और आप बताओगे कि उसमें जो पहला वाला है उसी से यहां पर अट्रैक्ट कर रहा है। आइए पढ़े। As per the provisions of the standard, the business enterprise frequently close facilities, abandon products or even product line and change the size of their workforce in response to market force। ऐसा होता रहता है कि मार्केट को देखकर हम अपने वर्कफोर्स के साइज को चेंज करते हैं, हम थोड़ा बहुत अपना बिजनेस करने का तरीका बदलते हैं, हम प्रोडक्ट लाइन में थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग हमें रिएक्ट करना पड़ता है। While those kind of termination generally are not themselves are discontinuing operation, they can occur in connection with the discontinuing। हाँ, ये discontinuing operation के कनेक्शन में हो सकता है, but discontinuing operation properly नहीं है। Example of activities that do not necessarily satisfy the criteria of discontinuing operation are gradual and evolutionary phasing out of the product line. Discontinue, even if relatively abruptly, several products within ongoing business of line. In the given case, the company has enforced a gradual enforcement in the product line and does not represent a separate major line of business, and hence it is not a discontinued operation। ये कोई separate major line of business नहीं है कि भाई वो जो आप बनाते तो साबुन ही हो ना भाई, क्लॉथ वॉशिंग और डिश वॉशिंग साबुन बनाते तो साबुन ही हो ना बेसिकली, तो साबुन ही बनता है आपका। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका ये सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस था कि दोनों, भाई वहां पर ये होता कि भाई आप एक बना रहे हो साबुन, डिश वॉश साबुन और क्लॉथ वॉशिंग बार, और दूसरा आप मान लीजिए आपका एफएमसीजी है, तो ये दोनों अलग अलग है, सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस अलग अलग है। फिर मान सकते थे कि आपने एफएमसीजी बंद कर दिया तो बोल सकते थे कि यार सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस है, तो ये सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है। फिर आगे कह रहा है कि अगर इसको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन माना जाता है तो बताइए कि आप इसका इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट कब होगा, विच एवर अकर्स अर्लियर, या तो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट की डेट, या तो फिर जब आपका डिटेल्ड फॉर्मल प्लान अप्रूव हुआ और अनाउंस किया गया। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको मैं देख के आप समझ जाओगे। गिव द 4 एग्जांपल्स ऑफ द एक्टिविटीज दैट डू नॉट नेसेसरली satisfy criteria A of paragraph 3 of 24। ये क्या है क्राइटेरिया A of paragraph 3 of AS 24? ये जो है ना, ये आपके AS 24 का पैराग्राफ 3 है, पैरा 3 का क्राइटेरिया A ये है, ये यहां से यहां तक, मतलब बेसिकली डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन। ठीक है ना, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में क्या क्या आता है। तो ये बोल रहा है कि बताइए उसमें क्या क्या फॉल नहीं होता। तो वो जो 4 एग्जांपल्स है ना, ग्रेजुअल और इवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ several products within an ongoing line of business are discontinued, shifting from one production or marketing activity from to another, closing of a facility or improvement to other cost of saving। ये सारे एग्जाम्पल आपके उसके, मतलब ये सारे एग्जाम्पल को पूछ रहा है, बताइए वो 4 जो एग्जाम्पल डिफाइन किए गए हैं जिसपे आप डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं बोल सकते, वो ये है। ठीक है, आरटीपी नवंबर 18। कुल मिला के ये हो गया आपका AS 24, राइट, ये हो गया आपका AS 24। चलिए, तो यहां तक हमारी क्लास हो गई खत्म। AS 24 आप इसको एग्जाम वाले दिन जरूर देख के जाना। इसका चार्ट रिवीजन
भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा अलग से, ठीक है ना, मैं इसका चार्ट रिवीजन भी अलग से यूट्यूब पे डाल दूंगा और आप चार्ट बुक में से भी देख सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज। हाय गाइस, चलिए इसका एक चार्ट रिवीजन देख लेते हैं। AS24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस का विद इन 15 मिनट्स के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगा कि इसका आपको मैं चार्ट रिवीजन करवा लूं, 15 से 20 मिनट्स के अंदर अंदर। आइए, AS24 इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, राइट। सबसे पहले मीनिंग, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एक कंपोनेंट होता है जिस कंपोनेंट को आप डिस्पोज करना चाहते हो, जिस कंपोनेंट को आप डिस्पोज करना चाहते हो इन अ सिंगल प्लान, या तो आप उसको पूरा पूरा एक साथ डिस्पोज कर लोगे सब्सटेंशियली, इंटायरली, या तो आप धीरे धीरे उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के कुछ कुछ असेट्स को धीरे धीरे एक असेट को वन बाय वन असेट को सेल करोगे और लायबिलिटी को सेटल करोगे, या तो आप का वो ऑपरेशन, वो आपका कंपोनेंट सेल हो ही नहीं सकता, आपने वो अपना बिजनेस बंद कर दिया, अबेंडन कर लिया, त्याग दिया। एक ऐसा कंपोनेंट जिसको आप डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, या तो सेल करके, सेल भी करोगे तो इंटायरली एक ही ट्रांजैक्शन में, सिंगल ट्रांजैक्शन में, या तो धीरे धीरे पीसमली असेट्स बेच के लायबिलिटी सेटल करना, फिर असेट बेच के लायबिलिटी सेटल करना, या तो आपने इंटायरली उसको अबेंडन कर लिया, खत्म कर दिया, आपने उसको किसी को बेचा नहीं। इन अ सिंगल प्लान, आपका एक सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान था, आपने उस प्लान में पूरा ये डिटेल्ड फॉर्मल प्लान था, आपने पहले से ही फिक्स कर लिया था कि कैसे हम अबेंडन करेंगे। दैट रिप्रेजेंट्स अ मेजर सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस और ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन। आपका वो पर्टिकुलर कंपोनेंट एक सेपरेट बिजनेस लाइन होना चाहिए, सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस होना चाहिए, सेपरेट ज्योग्राफिकल लाइन होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं ज्योग्राफिकल, डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट, ऐसे। एंड दैट डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, और जिसकी यहां पर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस मतलब जिसके असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स और एक्सपेंसेस आर एट्रीब्यूटेबल सेपरेटली, मतलब जिसके असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस सेपरेटली देखे जा सकते हैं, ऐसे कंपोनेंट को बोलेंगे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। अच्छा, अगर एक आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है तो उसका इनिशियल डिस्क्लोजर कैसे होगा? अगर आपका वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है तो उसका इनिशियल डिस्क्लोजर कैसे होगा? इनिशियल डिस्क्लोजर के लिए आपका इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट आपको पता करना पड़ेगा, मतलब वो कौन सी डेट होगी जिस दिन आप उसको डिफाइन करोगे, जिस दिन आप दिखाना शुरू करोगे कि ये एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। विच एवर अकर्स अर्लियर, या तो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट की डेट, आपका एक एग्रीमेंट हो चुका है कि आप अपने ऑपरेशन को बेच रहे हो। दूसरा, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव्स और अनाउंस द फॉर्मल प्लान, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिटेल्ड फॉर्मल प्लान अनाउंस कर दिया, अप्रूव कर दिया कि हम किस तरीके से उसको डिस्पोज करेंगे, अमेंडन करेंगे, सेल करेंगे, किस किस कौन कौन सी असेट्स इससे अफेक्ट होंगी, कौन कौन से एम्प्लॉयज अफेक्टेड होंगे, कौन कौन से एरियाज अफेक्टेड होंगे, टेंटेटिवली कितना टाइम लग जाएगा, ये पूरा डिटेल फॉर्मल प्लान आपका अप्रूव हो चुका है और आपने अनाउंसमेंट कर दिया है। दोनों डेट में से जो भी पहले अकर होगा उसको बोलेंगे इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। ये इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट पता करना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसके जस्ट बाद वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको डिस्क्लोजर देना शुरू करने होते हैं। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट अप्लाई AS4। अगर बैलेंस शीट डेट के जस्ट बाद आपका इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट होता है तो आप इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ बताएंगे कि ऐसा कुछ इनिशियल जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट है वो अगली डेट का आया है, आप डिटेल में उसको नहीं दिखाएंगे। इनिशियली आप जब डिस्क्लोज करोगे फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो उसमें आपको क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी? ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन, मतलब जो आप डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को, जो जिस ऑपरेशन को आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो उसके बारे में आपका डिस्क्रिप्शन की वो ऑपरेशन वो कौन सा नेचर ऑफ बिजनेस में है, डेट, कब अनाउंस किया, कब आपका इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हुआ, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन, कब तक कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा ये डिसकंटिन्यूएंस, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस, ऑर्डिनरी एक्टिविटीज एंड टैक्स। ये ब्लू कलर से इसलिए है क्योंकि आपको इसको ऑन द फेस ऑफ P&L भी दिखाना पड़ता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और एक्टिविटीज, ये आपको नेट कैश फ्लो दिखाना पड़ेगा। ये बेसिकली आपको नेट बेसिस पर कैश फ्लोस दिखाने पड़ेंगे। अदर डिस्क्लोजर्स, आगे चल के फर्दर डिस्क्लोजर्स क्या क्या होंगे? व्हेन असेट इज सोल्ड और लायबिलिटीज आर सेटल्ड, आपको जो भी गेन और लॉस होगा वो गेन और लॉस सेपरेटली दिखाना पड़ेगा, उससे रिलेटेड आपका जो भी टैक्स एक्सपेंस है वो भी दिखाना पड़ेगा सेपरेटली, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ असेट्स एंड रेंज ऑफ प्राइसेस वगैरह वगैरह। डिस्क्लोजर ऑन द फेस ऑफ P&L, अदर्स इन द नोट्स टू अकाउंट्स। ये क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ द फेस ऑफ P&L, मतलब ये है
ये जो बेसिकली है ना, ये डिस्क्लोजर ऑफ फेस ऑफ एसपीएल अदर्स एंड नोट्स टू अकाउंट्स, मतलब कुल मिला के फेस ऑफ पीएनएल में आपको 2-3 चीजें दिखानी है जो ब्लू कलर से हैं, जो ब्लू कलर से हैं, मतलब पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और लॉस बिफोर टैक्स फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, इनकम टैक्स एक्सपेंस, और इसके अलावा गेन और लॉस ऑन द सेटलमेंट ऑफ असेट्स लायबिलिटीज और सेल ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है ना। स्पेशल केसेस बिलो केसेस आर नॉट ऑलवेज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ये आपके वही हो गए वो जो 4 एग्जांपल। फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आप फेज आउट कर रहे हो, ग्रेजुअल फेज आउट, ठीक है ना, कि आप धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट लाइन को चेंज कर रहे हो। कटिंग डाउन एनी प्रोसेस और फॉर कॉस्ट रिडक्शन, आप किसी प्रोसेस को कट डाउन कर रहे हो। शिफ्टिंग प्लांट और डिपार्टमेंट टू न्यू लोकेशन, कटिंग डाउन सेवरल प्रोडक्ट्स इन सीएफएस, सेल ऑफ सब्सिडरी इन सिमिलर बिजनेस लाइन। सिमिलर बिजनेस लाइन, आप भी एक ही सेम बिजनेस में, आपकी सब्सिडरी भी सेम बिजनेस में है, तो आपने सब्सिडरी को शट डाउन कर दिया, तो ये आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। पर अगर आपका सब्सिडरी सेपरेट बिजनेस लाइन में था तो आपका वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन होगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नोट्स, सेपरेट डिस्क्लोजर फॉर ईच, अगर आपने मान लो करंट ईयर में 2 अलग अलग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन डिफाइन किए तो दोनों का अलग अलग डिस्क्लोजर होगा। डिस्क्लोजर अंटिल कंप्लीशन, ये कब तक चलता रहेगा, जब तक आप सब्सटेंशियल कंप्लीट नहीं हो रहता आपका पूरा पूरा डिसकंटिन्यूएंस। रेवेन्यू एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी कैलकुलेशन एज पर द अदर स्टैंडर्ड्स, आप इसके जो भी रेवेन्यू दिखाएंगे, एसेट्स लायबिलिटी दिखाएंगे, आप उनके रिकॉग्नाइज करेंगे अदर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नॉर्मली। डेट ऑफ एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट, सेल ऑफ रिसीट में भी लेटर। हाँ, यहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि देखो, अगर आप कब तक आपका इसका डिस्क्लोजर चलता रहेगा, जब तक पैसा नहीं मिल जाता, नहीं, जब तक फाइनली आपका सेटल नहीं हो जाता, भले उसका पैसा आपको मिला है चाहे नहीं मिला है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट अफेक्टेड, और इसके कारण आपके अदर बिजनेसेस पर गोइंग कंसर्न अजम्पशन आपका अफेक्ट नहीं होगा। सो दिस वाज इंटायरली एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, मुझे लगता है मैंने शायद 15 मिनट भी नहीं लिए होंगे, मैंने उससे भी कम ले लिया। तो दिस वाज द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का एक छोटा सा चार्ट रिवीजन। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का जो एएस है वो वैसे ही छोटा है, तो मेरे नॉर्मल नोट्स में से ही पढ़िएगा, वो ज्यादा आपको डिटेल में समझ में आएगा क्योंकि वैसे भी छोटा है। चलिए, थैंक यू सो मच। इसके जितने भी क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है वो सब करके जाइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।